Hello everyone, welcome to TCS Academy. I am your sociology educator. हम यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और इसका एक पार्ट जो पीवाईक्यू का पहला पार्ट है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए मूव करते हैं सेकंड पार्ट की ओर। इसमें हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिएगा, अगर वीडियो पॉज करके या मैं थोड़ा टाइम दूंगी उसमें आप सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। इससे आपको एनालिसिस मिल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है और आप अपने से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेलकट पार्सन। टेलकट पार्सन की बात हो रही है, मतलब कौन सी यूनिट से क्वेश्चन है? फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चन है। टेलकट पार्सन थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम। थ्योरी ऑफ सोशल सिस्टम में बताना है कि इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है। सोशल सिस्टम की जब बात करते हैं टेलकट पार्सन तो इनमें से किसकी बात नहीं करते हैं? फर्स्ट है, ही व्यूड सोशल सिस्टम एज अ सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन। सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन की तो वो बात करते हैं। ही टुक इंटरेक्शन एज हिज फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनालिसिस ऑफ सोशल सिस्टम। अब उन्होंने यही बताया कि अगर हमें सोशल सिस्टम में रहना है तो हमें एक दूसरे से इंटरेक्ट ही करना पड़ेगा। तो ये दोनों पॉइंट सही है। थर्ड पॉइंट क्या बोलते हैं? He used the status role complex as the fundamental unit of social system. ये वाला देख लेते हैं कि स्टेटस रोल कॉम्प्लेक्स को उन्होंने फंडामेंटल यूनिट बताया है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? इन हिज एनालिसिस ऑफ सोशल सिस्टम ही वाज प्राइमरली इंटरेस्टेड इन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। वो किस पे बेस्ड है? उनके जो सोशल सिस्टम थ्योरी है वो किस पे बेस्ड है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट पे। स्ट्रक्चरल फंक्शनल, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की बात करते हैं उसके फॉलोवर थे टेलकट पार्सन। तो ये वाला पॉइंट सही है, ये वाला पॉइंट सही है, ये वाला पॉइंट सही है। तो गलती किस में है? इस वाले पॉइंट में कि स्टेटस रोल कॉम्प्लेक्स को उन्होंने फंडामेंटल बताया, फंडामेंटल नहीं बताया है वो। यूनिट, प्रिमिटिव यूनिट या एक्ट को फंडामेंटल बताते हैं, ना कि स्टेटस रोल कॉम्प्लेक्स को। स्टेटस रोल कॉम्प्लेक्स को फंडामेंटल नहीं बताते हैं। फंडामेंटल नहीं बताते हैं, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। राइट आंसर क्या है हमारा? थर्ड। इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टेलकट पार्सन के सामाजिक प्रणाली सिद्धांत के बारे में असत्य है? तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। उन्होंने सामाजिक प्रणाली की मौलिक इकाई के रूप में, मौलिक इकाई मतलब फंडामेंटल में स्थिति, भूमिका, स्टेटस रोल, जटिल का प्रयोग किया। ये हमारा क्या है? गलत। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यूजीसी नेट के, जब हम पेपर लिखते हैं तो हमें ये बातों का ध्यान रखना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में नॉट मेंशन है और कौन से क्वेश्चन में नॉट नहीं मेंशन है। कई कई बार हम लोग ये गलती कर देते हैं कि नॉट को नहीं देखते हैं, नॉट लिखा रहता है जो क्वेश्चन में उसको इग्नोर कर देते हैं, जिससे हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ सेट ऑफ डेटा, मैं इधर हो जाती हूँ, आपको क्वेश्चन देखने में आसानी होगी। इन अ सेट ऑफ डेटा टेबल अ वैल्यू इज सच दैट हाफ ऑफ इट्स आइटम्स आर अबव, मतलब आधे आइटम्स क्या है? अबव, एंड हाफ बिलो इट, आधे आइटम नीचे है, आधे आइटम ऊपर है। किसकी बात कर रहा है? डेटा सेट की। डेटा सेट में आधे आइटम ऊपर है और आधे आइटम नीचे है। तो किसकी बात हो रही है? जो मिडिल वैल्यू की है। तो आपको पता है मिडिल वैल्यू क्या होता है? मीडियन। मीडियन को क्या बोलते हैं? मिडिल वैल्यू। क्वेश्चन किससे? सेकंड यूनिट से, रिसर्च मेथोडोलॉजी से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? मीडियन, दैट इज माध्यिका। इसका हिंदी वर्जन में आप लोगों को पढ़ देती हूँ, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनको प्रॉब्लम ना हो। एक डेटा तालिका के सेट में एक मान ऐसा होता है कि इसके ऊपर और नीचे समान संख्या में आइटम होते हैं। इस मान को क्या कहते हैं? जो हमारी, मैं क्या बताऊं, मिडिल वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं? मीडियन। मिडिल वैल्यू को हमेशा क्या बोलते हैं? मिडिल वैल्यू, मीडियन। और जो एवरेज होता है, एवरेज ऑफ डेटा सेट,
याद करिए, उसको क्या बोलते हैं, एवरेज को क्या बोलते हैं, जो हमारा एक डेटा सेट दिया रहता है उसका जब हम एवरेज निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, आप लोग आंसर करिए, उसको हम बोलते हैं मीन। चलो भाई, मीन भी हो गया, मीडियन भी हो गया, अब क्या बचा हमारा, मोड। मोड क्या बचा, मोड। मोड क्या होता है, रिकरिंग वैल्यू। रिकरिंग वैल्यू, मोड क्या होता है, रिकरिंग वैल्यू। अगर आप कोई डेटा सेट आपको मिला है, ये किस यूनिट का क्वेश्चन है, सेकेंड यूनिट का, रिसर्च मेथोडोलॉजी का, तो इसमें ये बोल रहा है कि मिडिल वैल्यू क्या है, मिडिल वैल्यू मीडियन है। और अगर आप कोई डेटा सेट देखते हैं, उसमें अगर कोई वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही, सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोड। अगर मोड से भी क्वेश्चन आएगा तो आपको बन जाएगा, समझ में आ रहा है, थैंक यू। अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इंट्रोड्यूस केस स्टडी मेथड इन सोशियोलॉजी। केस स्टडी मेथड, जिसको हम प्रकरण अध्ययन बोलते हैं हिंदी में, वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। C.H. कूली ने नहीं किया, इमाइल डिर्खिम ने नहीं किया, हेरोल्ड लेसवेल भी नहीं किया, तो किसने किया है, फ्रेडरिक लिपले। ये भी किस यूनिट से क्वेश्चन है, सेकेंड यूनिट से क्वेश्चन है, केस स्टडी मेथड से। तो ये आपको समझ में आया कि केस स्टडी मेथड किसने इंट्रोड्यूस किया है, फ्रेडरिक लिपले ने। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड। अब क्वेश्चन फोर्थ क्या बोलता है, एंथनी गिडेंस नोशन ऑफ रेडिकलाइज्ड मॉडर्निटी। क्या है, रेडिकलाइज्ड मॉडर्निटी हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि हमें पता है एंथोनी गिडेंस पोस्ट मॉडर्निज्म में लेट मॉडर्निटी को फॉलो करते थे, मतलब वो हाई मॉडर्निटी बताते थे कि जो मॉडर्निटी है वो लेट हो चुकी है और बहुत हाई लेवल पे हो गई, रेडिकलाइज हो गई है। उसके बेसिस पे ये स्टेटमेंट दिया गया है। इसमें हमें ये बताना है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, बेसिकली जो किसका कॉन्सेप्ट है, एंथोनी गिडेंस का। ये 26 थिंकर से क्वेश्चन है, 26 थिंकर, जो कि हमारे सिलेबस में यूनिट फर्स्ट में मेंशन होते हैं। सॉल्व करने का ट्राई करिए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्या बोल रहा है, इट सीज इटसेल्फ एज अ डिसॉल्व और डिसमेंबर्ड बाय फ्रेगमेंटिंग द एक्सपीरियंस। ये होगा ही नहीं, फर्स्ट वाला हम गलत कर देते हैं। क्यों, क्योंकि डिसॉल्व और डिसमेंबर्ड पोस्ट मॉडर्निटी है, लेकिन जो एंथनी गिडेंस है वो क्या बताते हैं कि अब पोस्ट मॉडर्निटी नहीं रह गया है, अब लोग हाई मॉडर्न हो गए हैं, हाई मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं, लेट मॉडर्निटी की तरफ जा रहे हैं, पोस्ट मॉडर्न बस नहीं रह गया है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड क्या बोलता है, इट आइडेंटिफाइज द इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट विच क्रिएट अ सेंस ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड डिस्प्ले। सेकंड क्वेश्चन सही है कि अब जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं लेट मॉडर्निटी की वजह से, तो इससे कहीं ना कहीं जो बेसिक सोशल स्ट्रक्चर है वो डिसरप्ट हो रहा है, नए नए इंस्टीट्यूशंस डेवलप हो रहे हैं। तो ये फिर थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इट डिफाइंस पोस्ट मॉडर्निटी एज अ पॉसिबल ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन वाली बात सही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निटी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, पोस्ट मॉडर्न से लोग अब हाई मॉडर्निटी की तरफ मूव कर पा रहे हैं, जिसको उन्होंने क्या टर्म दिया है, रेडिकलाइज्ड मॉडर्निटी। लोग रेडिकल हो रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, मूविंग बियॉन्ड द इंस्टीट्यूशंस ऑफ मॉडर्निटी। मॉडर्निटी से बढ़ के क्या हो गया है, लेट मॉडर्निटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है। फिर डी वाला क्या बोलता है, इट सीज डे टू डे लाइफ as an active complex of reactions to abstract system involving appropriation as well as loss। क्या बोल रहा है, एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम, जो सोशल मीडिया वगैरह में अब हम इंगेज होने लग गए हैं सोसाइटी में, हम रियल लाइफ में जो इंटरेक्शन है उसको इंपॉर्टेंस ना देके टाइम स्पेस जो इंटरेक्शन है हम वर्ल्ड के लोगों से सोशल मीडिया के थ्रू, ऑनलाइन मास मीडिया के थ्रू जो इंटरेक्शन करते हैं उसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं। इससे जो ट्रेडिशनल इंटरेक्शन है उसका लॉस हो रहा है। तो ये भी सही पॉइंट हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं किसके साथ, लेट, जो एंथोनी गिडेंस का कॉन्सेप्ट लेट मॉडर्निटी, रेडिकलाइज्ड मॉडर्निटी या हाई मॉडर्निटी है उसके साथ। तो बी सी डी ये तीनों क्या हो जाएंगे,
सही हो जाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन सही है। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि ए वाला हम समझ गए कि ये गलत है, तो इलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व होता है देख लेते कि ए किस में है, 3 4 फर्स्ट इसमें ए है, तो ये तीनों को हम इलिमिनेट कर देते, तो राइट आंसर क्या हो जाता हमारा सेकंड। उग्र आधुनिकता, रेडिकलाइज्ड मॉडर्निटी को क्या बोलते हैं हम, उग्र आधुनिकता। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी सी डी। चलिए, the question is which of the following concepts are associated with Max Weber। मैक्स वेबर की बात की है, मतलब यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चन है, 26 थिंकर से, क्लासिकल थिंकर से, ठीक है। आपको पता है ये, इसका आप इजीली आंसर कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है ये, टफ क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले क्या बोल रहा है, वेबर के कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। सोशल फैक्ट आप जानते हैं किसका है, इमाइल दुर्खिम का है, इमाइल दुर्खिम का है, तो इसको इलिमिनेट कर देते हैं। तो कौन बचा, वस्तुहीन अथॉरिटी। अगर आपको नहीं भी बन रहा है कि मैक्स वेबर ने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिया है, तो आपको इतना तो पता होगा सोशल फैक्ट की बात कौन करते हैं, इमाइल दुर्खिम। तो इस इजिली आप इलिमिनेट करते हैं, सी को इलिमिनेट कर देंगे, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला सी 3 में है, बाकी किस में है, नहीं है सी, ये, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो अब देखते हैं मैक्स वेबर किसकी किसकी बात करते हैं, वस्तुहीन, आइडियल टाइप्स, अथॉरिटी। इज इट क्लियर टू एवरीवन। ये वाला क्वेश्चन तो मुझे लगता है सब लोग ही सॉल्व कर लेते हैं, ये इजी क्वेश्चंस में से है। एक बार और बता देती हूँ, अगर आपको भूल रहे हैं तो याद करा देती हूँ। सोशल फैक्ट की बात कौन करते हैं, दुर्खिम। मैक्स वेबर किसकी किसकी बात करते हैं, आइडियल टाइप, वस्तुहीन, आइडियल टाइप, वस्तुहीन, और फिर अथॉरिटी। अथॉरिटी के उन्होंने टाइप्स बताए हैं, लेजिस्लेटिव, करिस्मेटिक, ट्रेडिशनल, 3 टाइप की अथॉरिटी ने उन्होंने बताई थी ना। एक ट्रेडिशनल होती है, एक लेजिटिमेट अथॉरिटी होती है, एक करिस्मेटिक अथॉरिटी होती है। वस्तुहीन क्या होता है, डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। कुछ उन्होंने आइडियल टाइप्स बताए थे कि कैसे हम सोसाइटी को में कुछ जो चीजें हो रही है उनको मेजर कर सकते हैं आइडियल टाइप्स के थ्रू, कि आइडियल टाइप्स में फिट हो रहे हैं या नहीं फिट हो रहे हैं। ये समझ में आ रहा है आप लोग को, देख लीजिए। फिर कार्ल मार्क्स, ये किसकी बात करते हैं, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ट्राई करिए कि जो क्लासिकल थिंकर्स हैं जैसे इमाइल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इनको कंप्लीट करके जाइए। इवन इनके बुक का क्रोनोलॉजी देख के जाइए आप, हर बार एग्जाम में इनकी बुक से क्रोनोलॉजी आती ही आती है, चाहे वो इमाइल दुर्खिम हो, मैक्स वेबर हो या कार्ल मार्क्स हो। अकॉर्डिंग टू पार्सन, ये भी क्वेश्चन किससे है, टलकट पार्सन से। विच अमंग द फॉलोइंग्स आर फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स ऑफ ए सोशल सिस्टम। ये देख लिए, आप सॉल्व करने का ट्राई करिए, मैं भी पढ़ देती हूँ आपके लिए क्वेश्चन। द सोशल सिस्टम मस्ट बी स्ट्रक्चर्ड। सोशल सिस्टम का क्या होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। द सोशल सिस्टम मस्ट हैव द रिक्विजिट सपोर्ट। एक सोशल सिस्टम दूसरे सोशल सिस्टम से क्या है, सपोर्ट ले सकता है। द सिस्टम मस्ट इलिसिट एडुकेट पार्टिसिपेशन। इसमें क्या करते हैं, सोशल सिस्टम में हर एक मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। द सोशल सिस्टम रिक्वायर्स अ लैंग्वेज। सोशल सिस्टम क्या में, एक सोशल सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी हम एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें किसी हर सोसाइटी का एक ना एक लैंग्वेज होता है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वो किस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सोसाइटी है उसका लैंग्वेज हिंदी है, तो लोग हिंदी में बात करेंगे, वहां के सभी मेंबर्स जो रहेंगे उनको हिंदी आती होगी और वो अपने कॉमन लैंग्वेज में इंटरेक्ट करेंगे। ये समझ में आया, इज इट क्लियर। फिर द सोशल सिस्टम मस्ट मीट अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ द नीड्स। सोशल सिस्टम क्या करते हैं, जो उसके मेंबर्स हैं उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, चलिए इसके हिंदी वर्जन पे भी बात कर लेते हैं। पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन कौन से सामाजिक प्रणाली के क्रियात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं।
क्रियात्मक पूर्वापेक्षाएं हैं। सामाजिक प्रणाली की संरचना होनी चाहिए। सामाजिक प्रणाली को अन्य प्रणालियों से आवश्यक समर्थन, दूसरे प्रणाली से क्या है, उनको समर्थन प्राप्त होता चाहिए। फिर प्रणाली को अपने सदस्यों से पर्याप्त सहभागिता, मतलब पार्टिसिपेशन। फिर किसी सामाजिक प्रणाली के अस्तित्व के लिए भाषा, दैट इज लैंग्वेज। सामाजिक प्रणाली को अपने कर्ताओं, दैट इज एक्टर्स की आवश्यकताओं, क्या है, नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। अब इसका हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर सब सही है, सारे ऑप्शन सही हैं। स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, सपोर्ट मिलते रहना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए हर एक मेंबर को, लैंग्वेज होता है उसका एक। फिर अगर कोई भी मेंबर जो पार्टिसिपेट कर रहा है सोशल सिस्टम में, तो उनकी नीड्स क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। अगर आप मेंबर हैं सोशल सिस्टम के, जैसे डिफरेंशिएशन के थ्रू डॉक्टर टीचर के, अगर डॉक्टर बनना है तो टीचर की मदद लेंगे, फिर अगर टीचर कभी बीमार पड़ गया तो डॉक्टर की मदद लेगा ठीक होने में। ऐसे एक दूसरे से हम इंटरेक्ट करते हैं, लिंक्ड होते हैं। ये समझ में आए? तो चलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ABCD, दैट इज ऑल। सारे आंसर सही हैं। एक बार इसको फटाफट क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं कि सोशल सिस्टम, हमने अभी क्या पढ़ा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। उसका एक स्ट्रक्चर होता है, दूसरे सोशल सिस्टम से वो सपोर्ट लेता है, नीड्स को सेटिस्फाई करता है। हर जितने भी मेंबर्स रहते हैं सोशल सिस्टम में, वो सब क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। हर सोशल सिस्टम का क्या होता है, एक लैंग्वेज होता है। ये समझ आ गया आपको? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में मैसेज करके बता सकते हैं। Which of the following are measurement of central tendency? इसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, ये भी यूनिट सेकंड से क्वेश्चन है, दैट इज रिसर्च मेथोडोलॉजी। जैसा आप पास्ट ईयर ट्रेंड्स देखेंगे तो यूनिट 1, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो हमें जब अब लास्ट 10 डेज बचे हैं तो रिवाइज करने के लिए ये सारे जो चैप्टर जिनसे रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं उन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। आप क्या कर सकते हैं, एक ये टॉपिक उठाइए, उसको पढ़िए, उससे रिलेटेड PYQs देख लीजिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं और आपकी तैयारी का भी पता चल जाएगा कि कितनी तैयारी है। ठीक है। अब बोल रहा है इनमें से क्या मेजरमेंट है सेंट्रल टेंडेंसी का। ये 2023 का क्वेश्चन है, जून 2023 का। तो इसमें आप सेंट्रल टेंडेंसी आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। मीन, मीडियन, मोड, ये सब तो हमने पढ़ा है सेंट्रल टेंडेंसी में, लेकिन सेंसस नहीं पढ़ा। तो डी ऑप्शन किसमें है, ये वाला डी है, ये वाला डी है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ABC। समझ में आया? इसका हिंदी वर्जन में आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ, जो लोग को इंग्लिश में थोड़ा भी डिफिकल्टी होती है। तो निम्नलिखित में से कौन कौन केंद्रीय प्रवृत्ति, सेंट्रल टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापन है। मापन मतलब मीन, औसत, मोड, बहुलक, मीडियन, माध्यिका। अभी आपको मैंने बताया है मीन, मीडियन, मोड क्या होता है। मीन एवरेज होता है, मोड जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली रिकरिंग नंबर होता है उसको मोड बोलते हैं। मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू होती है। ये तीनों क्या मेजर करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी को। इज इट क्लियर? एक बार और मैं बता देती हूँ। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या क्या है, मीन, मीडियन एंड मोड। एक बार देख लीजिए आप, अगर इससे क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग गलती तो नहीं करेंगे, एग्जाम में बन जाएगा ना। चलिए देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चनर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं आप लोगों के लिए।
एक अच्छे प्रश्नावली, क्वेश्चनर को क्या बोलते हैं, प्रश्नावली की विशेषताएं क्या है, क्या क्या विशेषता होती है एक क्वेश्चनर की, वो देखेंगे हम। सबसे पहले इंग्लिश में देखते हैं। शुड बी कंपैरेटिवली शॉर्ट एंड सिंपल। एक क्वेश्चनर को क्या होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए और सिंपल होना चाहिए। क्वेश्चनर को क्या होना चाहिए, शॉर्ट और सिंपल, क्रिस्प। तो ये पॉइंट हमारा सही हो जाएगा। फिर शुड बी इन लॉजिकल सीक्वेंस, एक सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए। अगर आप एक क्वेश्चनर फॉर्म कर रहे हैं तो जो सीक्वेंस होता है, जैसे कि पहले आप नाम पूछ लेंगे, एज पूछ ले, जैसे आप एक क्वेश्चनर फॉर्मुलेट कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, तो अगर आप उनका नाम रिवील नहीं करना चाहते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स में रिसर्च कर रहे हैं जिसमें उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, तो उसमें आप नाम मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन एज, जेंडर, ये एक सीक्वेंस में आप क्वेश्चन पूछेंगे, ताकि जो पार्टिसिपेंट है, जो आपका क्वेश्चनर फिल कर रहा है, वो इजीली सॉल्व कर पाए और अच्छे से उसको अपने जो व्यूज हैं वो रख पाए। अगर आप इधर उधर क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर देंगे, सेट कर देंगे, तो अपने व्यूज दे ही नहीं पाएंगे, अच्छे से कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये गलत वे है क्वेश्चन फॉर्मुलेट करने का। ये समझ में आया, यूनिट सेकंड रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्वेश्चन है। फिर क्या बोल रहा है, शुड हैव टेक्निकल टर्म्स एंड बिग एक्सप्रेशन। आप देखिए, आपके पार्टिसिपेंट कई कई बार लिटरेट होते हैं, कई कई बार इलिटरेट पीपल्स का भी आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, कई कई बार ऐसे लोगों का डेटा कलेक्ट करना होता है जो लोग टेक्निकल टर्म से अवेयर नहीं होते हैं। तो क्या आपको लगता है कि एक गुड क्वेश्चनर में टेक्निकल टर्म्स और बिग जो मतलब कंफ्यूजिंग वर्ड्स वो ऐड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए ना। तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड टू पॉसिबल एक्सटेंट। जो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें हम ऑप्शन नहीं देते, हम एक लाइन छोड़ देते हैं या थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं, जिनमें वो अपने व्यूज वगैरह फिल करते हैं। तो आप ही सोचिए कि ये ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और अगर आपको जल्दी डेटा चाहिए या फिर ऐसा क्वांटिटेटिव डेटा चाहिए, या फिर डेटा वो लोग भर रहे हैं जो जिनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता ये सब चीज़ों के लिए, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन को एज अ चैलेंज फील करेंगे। तो हमें थोड़ा ओपन एंडेड क्वेश्चन अवॉइड करना चाहिए इफ हमारी स्टडी डिमांड नहीं कर रही है। तो कौन सा पॉइंट हमारा रॉन्ग हुआ, सी। तो देखते हैं, सी को एलिमिनेट कर देते हैं। ये वाले में भी सी ऑप्शन है, ये वाले में भी सी ऑप्शन है, ये वाले में भी ए बी डी। इसको आप इजिली एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ एक्सटेंट तक आपको अवॉइड करना चाहिए, कुछ एक्सटेंट तक आप इसको यूज कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ? अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसका हिंदी वर्जन है, यह अपेक्षाकृत संक्षिप्त और सरल होना चाहिए। फिर प्रश्नों को तार्किक क्रम मतलब सीक्वेंस में अरेंज करना चाहिए। फिर इसमें तकनीकी शब्दों और अस्पष्ट, टेक्निकल और फिर अस्पष्ट, वेग वर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए। तो ये वाला पॉइंट अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो आपको पता ही है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी डी। यथासंभव खुले प्रश्नों दैट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन से बचा जाना चाहिए। इतना क्लियर हुआ? फिर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। क्या है, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी। ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप अपना माइंड यूज करते हैं, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे, तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये माइंड थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर आप जो अपना प्रीवियस नॉलेज जो आप यूज कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपसे। ट्राई करिए। प्रॉब्लम्स ऑफ ऑरिजिन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशंस, हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी मेथड। जो हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी है वो क्या है, ब्रांच है। हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी ब्रांच है सोशियोलॉजी का, जो हिस्टोरिकल थिंग्स के साथ डील करता है कि इंसान मतलब ह्यूमंस, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशंस पहले से चले आ रहे हैं, तो कौन से सोशल इंस्टीट्यूशंस का इवोल्यूशन हुआ, पहले क्या नॉर्म्स थे, अब क्या नॉर्म्स थे, कैसे कल्चर पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, कैसे कस्टम चेंज हो रहा है, ये सब हम देखते हैं हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी में। तो सबसे पहले जो है प्रॉब्लम्स ऑफ ऑरिजिन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे मैंने बताया हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में ये तो हम देखेंगे ही कि सोशल इंस्टीट्यूशंस का ऑरिजिन कैसे हुआ, इंस्टीट्यूशन, फैमिली, मैरिज, किनशिप,
ये सब कैसे बने और कैसे इवॉल्व हुए टाइम के साथ, मतलब एंशियंट टाइम में कैसे थे, फिर मेडिवल टाइम में कैसे रिफॉर्म हुए, फिर अब कैसे हो रहा है मॉडर्न टाइम्स में। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, आईसीटी के आने के बाद क्या चेंजेस हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस हुआ, ये सब। तो प्रॉब्लम्स ऑफ ओरिजिन, तो ये हमारा राइट पॉइंट है। विथ होल स्पेन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी हम जानेंगे कि लोग पहले कैसे इंटरेक्ट करते थे, प्रिमिटिव मैन कैसे एक दूसरे से इंटरेक्ट करते थे, उनमें कैसी सॉलिडरिटी थी, अब कैसे सॉलिडरिटी मेंटेन हो रही है। जैसे इमाइल दुर्खिम ने भी अपने कॉन्सेप्ट में बताया ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी और मैकेनिकल सॉलिडरिटी। पहले के लोग क्या प्रैक्टिस करते थे, मैकेनिकल सॉलिडरिटी, लेकिन अब क्या हो गया, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी। ये वाला पॉइंट भी सही हो जाएगा। फिर विथ होल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, कैसे एक इंस्टीट्यूशन का पर्टिकुलर डेवलपमेंट हुआ। विथ ये वाला पॉइंट भी सही हो जाएगा कि एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि विलेज या फिर फैमिली, मैरिज, ये सब इनका एक एक इंस्टीट्यूशन का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ है, किस किस फेजेस से वो मूव किए हैं एक फेज से अनदर फेज पे, ठीक है। विद डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सोशल फिनोमिना एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ये सोशल फिनोमिना की बात कर रहा है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में। तो ये क्या हो सकता है, मॉडर्न टाइम भी हो सकता है, मतलब हम किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट पे ये बात करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इसमें हम हिस्ट्री के बारे में देख ही नहीं रहे, हम सोशल फिनोमिना जो अभी करंट सोशल फिनोमिना ले सकते हैं इसकी बात कर रहे हैं, तो हमारा गलत पॉइंट हो जाएगा। तो डी अगर इलिमिनेट करते हैं ये, और वैसे भी हमें राइट आंसर पता चल गया है, ए बी सी, ये क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। जिन लोग को इंग्लिश समझ नहीं आ रही है उन लोग के लिए मैं हिंदी वर्जन रीड कर देती हूँ। ऐतिहासिक समाजशास्त्र, ऐतिहासिक समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का ही एक ब्रांच है। की विधि निम्नलिखित में से किन किन विषयों से संबंधित होती है। सामाजिक संस्थाओं की उत्पत्ति, ये सही हो जाएगा। संपूर्ण मानव इतिहास की अवधि से, किसी विशेष संस्था मतलब परिवार, विवाह, ये सब एक्सेट्रा, ये भी सही हो जाएगा। तो हमारा राइट ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, किसी भी सामाजिक घटना के बारे में हम एक पर्टिकुलर टाइम पे नहीं देखते बल्कि उसका इवोल्यूशन वगैरह देखते हैं। तो डी अगर गलत हो जाएगा तो हमारा राइट आंसर क्या है, ये। अब क्वेश्चन है, ये तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, आपको पता है प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है। प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप, ये आप कहाँ पढ़ते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट सोशलाइजेशन में। प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप कहाँ पढ़ते हैं आप लोग, बेसिक कॉन्सेप्ट सोशलाइजेशन में। तो ये किस यूनिट का टॉपिक है, यूनिट 3 का। इतना तो क्लियर हुआ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, आप भी अपने एंड से सॉल्व करने का ट्राई करिए। प्राइमरी ग्रुप इम्प्लाइड कंडीशन, प्राइमरी ग्रुप के क्या कंडीशन होते हैं, हिंदी में पढ़ देती हूँ। प्राथमिक समूह में निहित शर्तें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले क्या बोला, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी। फिजिकल प्रॉक्सिमिटी मतलब उनका स्पेस कम रहता है, वो छोटे छोटे जगह, फिजिकल उनका एरिया ज्यादा बड़ा नहीं रहता, छोटा एरिया रहता है, वो एक दूसरे के प्रॉक्सिमल रहते हैं ऑफ द मेंबर्स। फिर स्मॉलनेस ऑफ द ग्रुप, जब वो छोटे एरिया पे रहेंगे तो ग्रुप भी क्या होगा, स्मॉल होगा। द एंड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रिलेशन, संबंधों का स्थायी स्वरूप, मतलब आप भी देखे होंगे विलेज के जो लोग रहते हैं, जो ज्यादा मॉडर्न नहीं रहते, रूरल रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, उनके जो रिलेशंस रहते हैं वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं। वहीं अगर हम प्राइमरी ग्रुप का एग्जांपल लें, हमारे जो हमारे रिलेशन होते हैं हमारी फैमिली से और फ्रेंड से, जो हमारे पीयर ग्रुप्स रहते हैं वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। हम अपने मम्मी पापा से ये थोड़ी ना बोल देते हैं कि आपसे रिश्ता खत्म, ये नहीं बोल सकते ना। तो रिलेशन क्या होते हैं, स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। लार्जनेस, अभी हमने स्मॉलनेस की बात की कि स्मॉल होते हैं, तो लार्जनेस होगा नहीं, डी गलत है, एबीसी सही आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है, इज इट क्लियर टू एवरीवन। अगर कोई डाउट लगे तो आप कमेंट करते रहिए।
अकॉर्डिंग टू पिट्रम सोरोकिन, 3 टाइप बताए थे उन्होंने कल्चर के, याद है आपको? दैट इज आइडिएशनल, आइडलिस्ट, सनसेट। मटेरियल की उन्होंने बात ही नहीं की थी। आइडिएशन पिट्रिम सोरुकिन के अनुसार संस्कृति, संस्कृति के 3 टाइप बताए थे, 3 व्यापक प्रकार बताए थे उन्होंने। क्या है? विचारात्मक, आदर्शवादी, संवेदी। डी गलत हो गया। आप इलिमिनेशन मेथड, अगर ए बी सी को टिक कर दीजिए। इलिमिनेशन मेथड लगाते ये गलत हो जाता, सी भी है तो ए बी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ये। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं लग रहा है? अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज है तो आप इलिमिनेशन, मतलब सोशियोलॉजी का नॉलेज है, या फिर आपका कुछ याद कर पा रहे हैं कि इस टॉपिक का यहाँ से हम रिलेट कर सकते हैं, तो इलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, कर पाएंगे और इजिली आंसर को फाइंड आउट कर पाएंगे ऐसे कोड बेस्ड क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज कंट्रीब्यूटेड इन द कल्चरल क्रीज स्कूल। कल्चरल क्रीज स्कूल में किन्होंने कंट्रीब्यूट किया है? कल्चरल क्रीज स्कूल क्या है? कल्चरल क्राइज स्कूल क्या है? एक कल्चरल स्कूल, कल्चर सर्कल स्कूल, कल्चरल, कल्चरल लिख सकते हैं इसको, कल्चरल सर्कल स्कूल है। ठीक है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है? ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि कल्चरल क्राइज स्कूल में किसका काम है। तो इसमें किसका काम है? एंकरमैन एंड सिमेट, एंगरमैन एंड सिमेट का काम है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ओनली। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ओनली। समझ में आ रहा है? अगर कोई भी डाउट लगे तो मैसेज करिएगा, कमेंट, दैट इज कमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डोमिनेंट कास्ट, ये इंडियन सोसाइटी से, इंडियन सोशियोलॉजी से क्वेश्चन है। डोमिनेंट कास्ट वर स्पेसिफाइड बाय एम.एन. श्रीनिवास, 26 थिंकर। और फिर इसको अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं इंडियन सोसाइटी में, बाकी एम.एन. श्रीनिवास तो 26 थिंकर में भी मेंशन है, तो इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। एम.एन. श्रीनिवास, जी.एस. घुरी, ये सबसे क्वेश्चन रिपीटेडली आते हैं एग्जाम में, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। उन्होंने बताया था इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर होनी चाहिए, हाई रैंक इन कास्ट हायरार्की। ऐसा उन्होंने बोला नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं हाई रैंक होना चाहिए, मतलब वो द्विज कास्ट से बिलोंग करना चाहिए। द्विज कास्ट, सॉरी द्विज कास्ट। अगर कोई पर्सन द्विज कास्ट से बिलोंग करते हैं, दैट इज ब्राह्मण, क्षत्रियास, शूद्र, ये तीनों कास्ट से अगर कोई है तो वो डोमिनेंट क्लास का स्टेटस ले सकते हैं। बाकी जो ब्राह्मण कास्ट, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य से जो होते हैं, बाकी जो शूद्र होते हैं वो द्विज कास्ट में नहीं आते हैं। द्विज कास्ट में शूद्रास नहीं आते हैं, द्विज कास्ट में शूद्रास नहीं आते हैं। कौन कौन आते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्य। इनमें से अगर कोई मेंबर है तो वो डोमिनेंट कास्ट का पार्ट हो सकता है। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, वो नंबर में ज्यादा होने चाहिए। अ सीजेबल अमाउंट ऑफ द अरेबल लैंड, लैंडलॉर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि गांव की बात है। गांव में आप तो जानते हैं कि अगर जिनके पास लैंड है उनको वैसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है पहले के टाइम पे, इवन अभी के टाइम पे भी। नेटवर्क्स आउटसाइड द विलेज, आउटसाइड, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये प्राइमरी पॉइंट नहीं है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ये ए बी सी डी, ई वाला पॉइंट गलत हो जाएगा। जिनको ना समझ में आए हिंदी वाला पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं 1966 में एम.एन. श्रीनिवास द्वारा बताई गई प्रभावशाली जाति की है? आर्थिक और राजनीतिक शक्ति, जाति पदानुक्रम में उच्च स्थान, संख्यात्मक बहुलता, कृषि योग्य भूमि की पर्याप्त मात्रा, और गलत क्या हो जाएगा? गांव के बाहर का सामाजिक नेटवर्क। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए बी सी डी। ये क्लियर हो गया? डोमिनेंट कास्ट, डोमिनेंट कास्ट, संस्कृताइजेशन, संस्कृताइजेशन,
वोट बैंक पॉलिटिक्स, ये सारे कॉन्सेप्ट किसके हैं? एम एन श्रीनिवास के, एम एन श्रीनिवास के। और जैसा आपका पता है कि अभी एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो ये सब इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देख के ही जाइए एग्जाम में। According to the Lewis Wirth, which of the following variables are important in making urban life impersonal? अर्बन लाइफ को इम्पर्सनल बनाने के लिए उन्होंने क्या पॉइंट बताए थे? लोकेशन, एफ्लुएंस, साइज, डेंसिटी, हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी की स्पेलिंग गलत है, ये होगा हेट्रोजेनिटी, ठीक है। तो लुइस विर्थ किसकी बात करते हैं? अर्बनिज्म की बात करते हैं। उनका एक फेमस कॉन्सेप्ट भी है अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ, शायद आप रिकॉल कर पा रहे हैं। ये हम यूनिट 4 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यूनिट 4 में ये पढ़ते हैं हम रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में। ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आप लोगों को? तो आप रिकॉल कर पाएंगे कि वो साइज, डेंसिटी, हेट्रोजेनिटी की बात करते हैं, लोकेशन और एफ्लुएंस की बात नहीं करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी डी ई, फोर्थ वाला राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब इसका ये क्या है, आप इसको ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते थे, एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे? जो लुइस विर्थ है उन्होंने क्या बात की थी? साइज, डेंसिटी और हेट्रोजेनिटी के। अब इसके पीछे का मैं लॉजिक बता रही हूँ। जैसे कि आप जानते हैं अर्बनाइजेशन कब डेवलप हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन आने के बाद। और लोग रूरल एरिया से जब अर्बन एरियाज माइग्रेट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? अर्बन की पॉपुलेशन बढ़ रही है, डेंसिटी बढ़ रही है, लोग छोटे छोटे स्मॉल एरिया में रहने लग जा रहे हैं, मतलब एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं। छोटी मतलब एक जगह पे बहुत सारे लोग रहने लग जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एरिया कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है। तो साइज और डेंसिटी मैटर करती है। लोग अब क्या है, अर्बन एरियाज पे वहाँ के ओरिजिनेटेड पीपल कम है, जो वहाँ की नेटिव पीपल है, लेकिन जो लोग रूरल से माइग्रेट कर रहे हैं, तो सोचिए हम फॉर एग्जांपल दिल्ली की बात करते हैं, तो दिल्ली पे वहाँ की नेटिव्स कम है, जो वहाँ के ओरिजिनेटेड पीपल्स है, ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स है। लेकिन जो लोग बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश, इधर वाले हरियाणा, पंजाब, इधर वाले एरिया से माइग्रेट करके वहाँ रेसिडेंट बन जाते हैं, तो वो लोग एक दूसरे से अलग रहते हैं, लेकिन रह तो एक ही एरिया पे रहे ना, होमोजीनियस नहीं होते, वो क्या होते हैं? हेट्रोजीनियस। तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते थे इस बेसिस पे। समझ में आया? अब क्वेश्चन बोल रहा है Who among the following sociologists have analyzed the peasant unrest? पीजेंट, हम इतने सारे थिंकर पढ़ते हैं रूरल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन में, तो उनमें से हम बताते हैं कि पीजेंट अनरेस्ट की बात कौन करता है, पीजेंट से रिलेटेड किसके काम है। तो इजीली हम इलिमिनेशन मेथड से, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ थिंकर्स नए हैं, जैसे एनजी रंगा, हमजा अलवी। तो ये क्वेश्चन हम इलिमिनेशन से सॉल्व करने का ट्राई करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं एम एन श्रीनिवास का काम किस पे है? गांव पे है, विलेज पे है, और फिर संस्कृताइजेशन पे काम है, डोमिनेंट कास्ट पे काम है, लेकिन उनका काम हम पीजेंट पे नहीं देखते। एम एन श्रीनिवास का हम काम, जो वर्क है एम एन श्रीनिवास का, वो पीजेंट पे नहीं देखते हैं। तो इसको हम इलिमिनेट कर देते हैं। ई वाला ऑप्शन, ई वाला ऑप्शन अगर हम इलिमिनेट करेंगे तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्या बचेगा? ए बी सी डी। ये वाला भी गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें भी ई है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी। अब इसके बैकग्राउंड पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। ए आर देसाई क्या थे? मार्क्सिस्ट थे। ए आर देसाई क्या थे? मार्क्सिस्ट थे। तो वो पीजेंट स्ट्रगल ये सब की बातें करते हैं। कैथलीन गो भी पीजेंट के बारे में बात करती हैं। एनजी रंगा भी बात करते हैं। हमजा अलवी, हमजा अलवी क्या है? एक
पाकिस्तानी ब्रिटिश सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये पीजेंट पाकिस्तानी जो पीजेंट है उन पे इनकी स्टडी है, तो ये क्वेश्चन वहां से है। तो ये हम ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि इतने सारे हम सोशियोलॉजिस्ट या फिर थिंकर्स कवर कर पाए, तो हम इलिमिनेशन मेथड से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अगर कोड बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछा गया है तो। ठीक है, समझ में आया? अब बोल रहा है ऐसी कौन सी कंट्री है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, जो कंट्रीज की लिस्ट दी गई है इनमें से ऐसी कौन सी कंट्री है जो फास्ट ग्रोइंग है, जिनकी इकोनॉमी क्या हो रही है, फास्ट ग्रो कर रही है। ये थोड़ा स्टैटिक या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हम बता सकते हैं, स्टेट पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट वाले से भी लिंक कर सकते हैं यूनिट 5 से, उसमें हमें थोड़ा स्टैटिक जीके या और करंट अफेयर जो आसपास हमारे चल रहा है उस सब पे फोकस करना पड़ता है, तो थोड़ा मगअप करना पड़ता है ताकि हम एग्जाम पे अच्छा कर पाए, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर गिवन फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, कौन से स्टेटस में है वो, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में। तो चाइना तो है, हमें पता है, मलेशिया को नहीं पता क्योंकि ये सीधे सीधे ब्रिक्स पे फोकस कर रहा है। ब्रिक्स नेशंस जो होते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन कंट्रीज पे इसका फोकस है। तो मलेशिया को अगर हम इलिमिनेट करते हैं, मलेशिया की स्पेलिंग गलत है वहां वाई, मलेशिया को अगर हम इलिमिनेट करते हैं तो ये जो 4 है, चाइना, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, तो इस पे अगर हम सही करेंगे, बी वाला इलिमिनेट कर देते हैं, ये बी नहीं है इसमें, ये सॉरी इसमें बी है, इसमें बी है, इसमें बी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए सी डी ई। कहीं ना कहीं इसमें ब्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाया है कि ब्रिक्स नेशंस जो हैं वो फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी, मलेशिया जो कंट्री है वो भी उसकी भी इकोनॉमी ग्रो हो रही है लेकिन फास्ट ग्रोइंग नहीं है, तभी उस लेवल पे ग्रो नहीं हो रही, उतने फास्ट ग्रो नहीं हो रही है, तो इसको हम इलिमिनेट कर दिए। तो हमारा राइट आंसर क्या आ गया, ए सी डी ई। ब्रिक्स कंट्रीज में कौन कौन से आते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, ये पहले ब्रिक था, साउथ अफ्रीका 2010 में ऐड हुआ है। ठीक है, इतना समझ आ रहा है? द की अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्या पूछ रहा है, ग्लोबलिटी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू, जो उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है मैनुअल कैस्टल के अकॉर्डिंग, ग्लोबलिटी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी के हमें फीचर्स बताने हैं। फीचर्स आप इसको सॉल्व करने का ट्राई करिए, क्वेश्चन इलिमिनेशन मेथड से इजीली सॉल्व हो पाएगा। जैसे कि देखिए, ग्लोबलिटी ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं मैनुअल कैस्टल, सबसे फर्स्ट पॉइंट जो दिया है एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट क्या है, जो मूवमेंट हम ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट करते हैं, तो इससे ग्लोबल इकोनॉमी का कोई रिलेशन है नहीं है, तो इसको हम क्या कर देंगे, हटा देंगे। ए वाला हटेगा तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी सी डी। तो हमारे फीचर्स क्या क्या हो गए, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल प्रोडक्शन ऑफ वर्क, और फिर इंटरनेशनल प्रोडक्शन एंड सेलेक्टिव ग्लोबलाइजेशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, समझ आ रहा है? इसका हिंदी वर्जन पढ़ देती हूँ जिन लोग को समझ में ना आया हो। भूमंडलीकरण विरोध, क्या बोल रहा है, मैनुअल कैस्टल के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था दैट इज ग्लोबल इकोनॉमी की वैश्विकता, ग्लोबलिटी की प्रमुख विशेषताएं कौन सी। तो भूमंडलीकरण विरोधी आंदोलन, ये हम इलिमिनेट करेंगे, क्यों, क्योंकि हम उसके विरोध में नहीं जा रहे, हम उसके फीचर्स देख रहे हैं कहीं ना कहीं, तो विरोध वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसको हम इलिमिनेट कर देंगे। तो हमारे राइट आंसर क्या हो जाएंगे, बी सी डी और ई राइट आंसर। एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट का मतलब बता देती हूँ आपको, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट होते हैं जो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट हो।
अगेंस्ट हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो नवधान्य मूवमेंट है जीएमओ क्रॉप के अगेंस्ट, ये भी एक काइंड ऑफ एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट है। नवधान्य मूवमेंट जो किसके अगेंस्ट था, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अगेंस्ट नवधान्य मूवमेंट कराया गया था, तो वो ये एक काइंड ऑफ क्या है, एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स किसके, इंडिजीनियस नॉलेज के, इंडिजीनियस नॉलेज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सॉल्व करने का ट्राई करिए। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज एम्बेडेड इन द लोकल कल्चर, लोकल कल्चर मिलियो। इंडिजीनियस है तो लोकल कल्चर में होगा ही होगा, क्यों, क्योंकि वो बहुत टाइम से आ रहा है, चलते आ रहा है, प्रीवियस एंशियंट टाइम से, फिर वो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन, सेकंड से ऐसे पास ऑन होते आया है। मतलब जब उसका इमर्जेंस हुआ लोकल कल्चर का, तो इंडिजिनियस नॉलेज क्या है, ऐसा सिस्टम है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होता है। तो ये किस में मिलेगा हमको, लोकल कल्चर पे। लोकल कल्चर पे हम कहीं ना कहीं इसकी छाप देख सकते हैं। फिर इट लैक्स सेपरेशन बिटवीन नेचर एंड कल्चर, क्या बोल रहा है, इट लैक्स सेपरेशन बिटवीन नेचर एंड कल्चर। ये जो वेस्टर्नाइजेशन होने लगी है जब से, और जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं वो नेचर और कल्चर को अलग अलग देखते हैं, लेकिन जो हमारे जो हमारे एंशिएंट कल्चर हैं, जो हम इंडिया पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो हमारे कल्चर हैं, वो हमेशा से क्या बताए गए हैं कि नेचर और कल्चर रिलेटिव है। इवन आप ट्राइबल्स में अभी भी देखिए कि वो लोग किसकी वर्शिप करते हैं, नेचर की वर्शिप करते हैं, ट्री, रिवर्स, सन, ये सब का वर्शिप करते हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि नेचर और कल्चर हमारा कहीं ना कहीं रिलेटेड है, और ये हमारे एंशिएंट टाइम से चलते आ रहा है, इसमें हम डिफरेंस नहीं देख सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या बोलता है, इट अडॉप्ट्स ऑन इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच टुवर्ड्स नेचर। इंस्ट्रूमेंटल ये हमारा गलत पॉइंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम नेचर के प्रति बहुत ही संवेदनात्मक भावना रखते हैं, सेंटिमेंटल फीलिंग रहती है हमारे नेचर के प्रति, इंस्ट्रूमेंटल नहीं रहती। इट एडहर्स डायक्टोमी बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें रैशनैलिटी की बात की जाती है। तो हमारा 2 पॉइंट कौन सा सही हो जाएगा, ए और बी, आंसर होगा ए और बी। क्यों, क्योंकि लास्ट वाले में हम रैशनैलिटी की बात करते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का डायक्टोमी नहीं बताते हैं। इसका हिंदी वर्जन में आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं स्वदेशी ज्ञान दैट इज इंडिजिनियस नॉलेज की है, ये स्थानीय सांस्कृतिक परिवेश में निहित होता है, जो कि सही है। ये प्रकृति और संस्कृति के बीच किसी प्रकार का पथकरण नहीं करता, सही है। थर्ड पॉइंट, ये प्रकृति के प्रति एक उपकरणात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, ये गलत हो जाएगा। फिर यह विषय और वस्तु के बीच द्वैत को मान्यता देता है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए और बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which among the following strategies needed for developing an ecologically sustainable culture। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल कल्चर क्या है, कि हम ऐसे डेवलपमेंट पे फोकस करें, ऐसा डेवलपमेंट करें जिसमें हमारी नीड्स तो सेटिस्फाई हो, लेकिन जो फ्यूचर्स में आने वाले लोगों हैं उनकी भी नीड्स और एस्पिरेशन सेटिस्फाई हो। ये नहीं कि आज हम पूरे रिसोर्सेस यूज कर लें और जो आने वाली जनरेशन है उनको क्राइसिस फेस करना पड़े, उनके लिए रिसोर्सेस ही ना रह जाए वो डेवलपमेंट के लिए, या फिर उनके यूज के लिए ही ना रिसोर्सेस रह जाए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि कैसी स्ट्रेटेजी हमें अपनानी चाहिए, कैसी स्ट्रेटेजी हमें अपनानी चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है कंजर्वेशन ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेस। रिसोर्सेस को हम कंजर्व करेंगे, कंजर्वेशन करेंगे, तभी ना फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा पाएंगे। फिर रिड्यूसिंग वेस्ट एंड स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑन पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट। फिर पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, इधर वो किसी भी फॉर्म का पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, ये सबको हम कंट्रोल करेंगे। फिर कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ,
पॉपुलेशन को कम करेंगे। अगर कम पॉपुलेशन रहेगी तो कम रिसोर्सेस होंगे, ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी तो ज्यादा रिसोर्सेस कंज्यूम करेगी। तो ये तीनों पॉइंट तो सही है। फिर क्वेश्चन ये डी वाला पॉइंट क्या बोलता है, ऑटोमेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये वाला पॉइंट समझने की कोशिश करिए कि ऑटोमेटिक कर देंगे हम लोग प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को, तो लोग इस जो मेजर पॉइंट है हमारा इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, उस पर ना फोकस करके डिमांड एंड सप्लाई पे फोकस करने लग जाएंगे, सिर्फ प्रोडक्शन और कंजम्पशन में फोकस करेंगे, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे नहीं फोकस करेंगे। उनको क्या ही फर्क पड़ेगा कि वेस्ट कैसे जनरेट हो रहा है, उसको प्रॉपर डिस्पोज कर रहे हैं या नहीं। तो ये वाला पॉइंट हमारा गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी को इलिमिनेट करेंगे। ये ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, ए बी सी सही होगा, सॉरी मैंने ये फर्स्ट वाला देखा ही नहीं था, ए बी सी सही ऑप्शन हो जाएगा, ए बी सी सही आंसर हो जाएगा। डी वाले को हम इलिमिनेट कर देंगे, डी वाले को, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए बी सी। इसमें डी नहीं है और डी हमारा क्या है, गलत है, ए बी सी हमारा सही है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका मैं हिंदी वर्जन पढ़ देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीतियां पर्यावरणीय रूप से सतत संस्कृति इकोलॉजिकली सस्टेनेबल कल्चर के विकास के लिए आवश्यक है। सीमित संसाधनों का संरक्षण, कचरे को कम करना, प्रदूषण पर कड़ी निगरानी, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण, उत्पादन एवं वितरण का स्वचालन। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, एबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने का ट्राई करिए, अगर नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगी। क्वेश्चन देख लीजिए आराम से और सॉल्व करने का ट्राई करिए। इजी क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है, यूनिट 3 से। चलिए डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 मोस्ट फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन। फंडामेंटल इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, 5 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 बताने हैं कि कौन से फंडामेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडियन सोसाइटी में। किसके अकॉर्डिंग बताना है हमें, इंडियन सोसाइटी के। तो ज्वाइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली नहीं होगी क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली कब फॉर्म होना स्टार्ट की, अभी प्रिवेलेंट है न्यूक्लियर फैमिली, लेकिन किसके बाद से आई है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, अर्बनाइजेशन हुआ, तब एक नई फॉर्म ऑफ फैमिली डेवलप हुई ज्वाइंट फैमिली से, वो न्यूक्लियर फैमिली थी। तो न्यूक्लियर फैमिली गलत हो जाएगा। संयुक्त परिवार होगा, एकल परिवार नहीं होगा। हिंदी वर्जन भी पढ़ दे रही हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्थाएं भारतीय समाज की 3 सबसे मौलिक संस्थाएं मानी जाती हैं। क्या बताना हमें, मौलिक संस्थाएं। अब देखिए, कास्ट, विलेज, टाउन। टाउन भी हमें पता है, टाउन अर्बन एरिया ही है, काइंड ऑफ सिटी से थोड़ा छोटा होता है, सिटी के कंपैरिजन में छोटा होता है, लेकिन गांव के कंपैरिजन में बड़ा होता है। तो टाउन भी कब इमर्ज हुआ, जब अर्बनाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के बाद लोग माइग्रेट करने लगे सिटी की तरह। तो टाउन नहीं होगा, कास्ट और विलेज। कास्ट से ही सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सोशल हायरार्की जो हमारे समाज में अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, वो कास्ट से ही है, तो कास्ट भी फंडामेंटल है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए सी डी। किसमें है, ए सी डी। फिर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग चेंज इज नॉट कमिंग फ्रॉम द एडॉप्टेशन ऑफ आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इनमें से ऐसा विच अमंग द फॉलोइंग चेंज, नॉट वर्ड पे फोकस करिएगा, गलत आंसर पे मत टिक कर दीजिएगा। कई बार हम एग्जाम में इतनी जल्दी में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि नॉट पे फोकस करना भूल जाते हैं और वो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है। तो पार्ट टाइम वर्किंग, आईसीटी, जब आईसीटी आया है तभी आया है, लोग अब पार्ट टाइम काम कर ले रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स डेवलप हो गए हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग टाइम, लोग फ्लेक्सिबल टाइम पे काम करते हैं, किसी को नाइट शिफ्ट पसंद होती है, किसी को 3 to 4 आवर्स ही वर्क करना पसंद होता है। तो ये कब किसके मदद से हो पा रहा है, आईसीटी के।
जॉब शेयरिंग, आप अगर ऑनलाइन काम कर रहे हैं तो आप शेयर करके भी काम कर सकते हैं। जैसे कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं तो दो फ्रेंड मिलके कर सकते हैं, आधा आप कर दिए आधा आपके फ्रेंड कर दिए। तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? फिक्स वर्क आवर्स, जो पहले के टाइम से चले आ रहा है कि आपको 10 से 6 जॉब करनी है, 8 घंटे की जॉब करनी है तो आपको वो करना ही पड़ेगा। तो ये पहले से चलते आ रहे हैं, इसमें आईसीटी का इन्फ्लुएंस नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, जुगन हेबरमास ने जो टाइप्स ऑफ नॉलेज बताए हैं उससे क्वेश्चन आए हैं। तो सब इनमें से टाइप देख लीजिए, इंस्ट्रूमेंटल नॉलेज की वो बात करते हैं, हेर्मेनेटिक नॉलेज की बात करते हैं, इमेंसिपेटरी नॉलेज की बात करते हैं, किसमें? क्रिटिकल सेंस में। तो गलत क्या हो जाएगा? डेलिब्रेटिव वाला, ए सी डी सही आंसर हो जाएगा। किसमें? ए सी डी, फोर्थ वन। जुगन हेबरमास के अनुसार समाज में कार्य करने वाले ज्ञान कौन कौन से भिन्न रूप होते हैं? उपकरणात्मक ज्ञान, ये सही है। विचार विमर्शात्मक ज्ञान, ये गलत है। व्याख्यात्मक, हेर्मेनेटिक, ये सही हो जाएगा। मुक्ति मूलक ज्ञान, ये भी सही हो जाएगा। क्रिटिकल सेंस में इन्होंने ये इमेंसिपेटरी नॉलेज की बात की थी। तो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ए सी डी। एनी डाउट? ये वाला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, फिर मैं इसके ऑप्शंस आप लोग को दिखाऊंगी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप से रिलेटेड क्वेश्चन है। What are the benefits of genetically modified crops? मैं उधर चले जाती हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस अच्छे से दिखें। GM crops may give greater yields for farmers, ये सही है। GM crops could help farmers cultivate marginal land prone to drought and salt, ये भी सही है। GM crops may enhance nutritional qualities of food. Poor farmers may become locked into technologies that they can not afford to sustain, ये गलत हो जाएगा। इसमें जीएमओ के बेनिफिट्स पूछा, लेकिन ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के डिसएडवांटेज, ये उससे क्या क्या हार्म हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट गलत हो जाएगा, डी को कट कर देंगे। फिर ये क्या बोलता है? जीएम क्रॉप्स आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट। फॉर एग्जाम्पल इसका क्या है? बीटी कॉटन। आप कभी ना कभी जब 10th तक साइंस पढ़े होंगे तो ये वाला पॉइंट पढ़े ही होंगे। हिंदी में देख लीजिए एक बार। अधिक उपज दे सकती हैं। जीएम फसलें किसानों को सूखा और खारेपन जैसी समस्याओं वाले सीमांत भूमि पर खेती करने में मदद कर सकती हैं। खाद्य पदार्थ के पोषण स्तर को बढ़ा सकती हैं। लेकिन जो डी वाला पॉइंट है वो बता रहा है कि किसान तकनीकों में फंस सकते हैं, वे लंबे समय तक वहन नहीं कर सकते। ये क्या है? लाभ नहीं है बल्कि एक चिंता है। तो हमारे सही सही पॉइंट क्या हो जाएंगे? ए बी सी डी नहीं होगा, ई हो जाएगा। कौन से पॉइंट में डी है? ये वाले में भी डी है, ये वाले में भी डी है, ये वाले में भी डी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी ई ओनली। विच अमंग द फॉलोइंग, किसके बारे में बात कर रहे हैं? आर ट्रू, क्या बताना है? ट्रू। किसके? कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक स्फीयर की बात की गई है। किसके बारे में बात की गई है? कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक स्फीयर गिवन बाय जुगन हेबरमास। द पब्लिक स्फीयर इज अ डोमेन ऑफ अवर पर्सनल लाइफ होगा, यहाँ पर्सनल लाइफ नहीं होगा, पर्सनल लाइफ इन विच सच थिंग्स एज पब्लिक ओपिनियन कैन बी फॉर्म्ड। The public sphere is an arena which public debate flourishes and ideas and opinion can grow. डिबेट वाला पॉइंट एकदम से सही होगा क्योंकि जो जुगन हेबरमास है वो क्रिटिकल डिबेट को ही फोकस करते थे कि आप क्रिटिकली, पब्लिक स्पेस एक ऐसा स्पेस होता है जहां आप क्रिटिकली एनालिसिस करते हैं, क्रिटिकली अपनी बातों को रखते हैं पॉलिटिक्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट, एज वेल एज उसमें हम डिबेट करते हैं और कम्युनिकेशन होता है। वन वे नहीं, 2 वे, दो या दो से ज्यादा पार्टी इन्वॉल्व होती है
और ऐसा नहीं होता कि एक पार्टी पैसिव लिसनर हो, सिर्फ एक ही बोलने वाला हो, नहीं, दोनों पार्टी बराबर अपने पॉइंट्स को रखती है। The public sphere is separate from the realm of the state and the private sphere of the family. The public sphere is nowadays collapsing into a mass media. ये वाला पॉइंट सही नहीं होगा, क्योंकि जब हर्बर्ट मार्क्यूस की बुक आई थी, उन्होंने वन डायमेंशनल मैन जो बुक लिखी है, उस पे उन्होंने बताया है कि कैसे मीडिया के, मास मीडिया जब से आया है तो लोग क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं उससे, और मास मीडिया क्या कर रही है, वन वे कम्युनिकेशन को प्रोपोगेट कर रही है। मास मीडिया में जो न्यूज़पेपर, जर्नल्स या फिर टेलीविजन जो जिसमें हम कंटेंट देखते हैं, उसमें फीडबैक नहीं दे पाते अपना, हम कहीं ना कहीं सिर्फ उसको कंज्यूम करते रहते हैं, और हम क्या बन गए हैं, पैसिव लिसनर या पैसिव ऑडियंस। तो इस बात को क्रिटिक्स करके जुगन हेबरमास ने बोला था कि नहीं, ऐसा नहीं है, हम कहीं ना कहीं अब जो मॉडर्नाइज हो गई हैं चीजें, न्यूज़पेपर वगैरह में फीडबैक वगैरह के ऑप्शंस आते हैं, कॉफी शॉप्स वगैरह डेवलप हो गए हैं जहां लोग बैठ के अपनी बातें खुली तरीके से रख पाते हैं बिना किसी दबाव के। और किसके बारे में, पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। तो डी पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी सी। हिंदी वर्जन देख लीजिए जिन लोग को इंग्लिश में थोड़ा भी नहीं समझ आ रहा है। तो पब्लिक स्फेयर की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य है। अब मैच द फॉलोइंग में आते हैं। ये किससे है, यूनिट सेकंड का क्वेश्चन है। जैसा आपको पता होगा, परपोजिव सैंपलिंग क्या है, एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। रैंडम सैंपलिंग किसका टाइप है, प्रोबेबिलिटी। इतना तो सबको पता होगा, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी के टाइप्स, ये हर बार एग्जाम में लगभग पूछा ही जाता है। और फिर बात करते हैं एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस किस में देखते हैं हम, जब एक्सप्लोर करेंगे, एक्सप्लोरेटरी, तब हमको एक्सपीरियंस मिलेगा। फिर बिफोर आफ्टर, मतलब रिसर्च के पहले हमारे पास कुछ डेटा रहे, रिसर्च के बाद बिफोर आफ्टर, एक्सपेरिमेंट करेंगे तब पता चलेगा। तो बिफोर आफ्टर को हम किसके साथ मैच कर देंगे, एक्सपेरिमेंट। ए का 4 किसमें है, ए का 4 फर्स्ट वाले में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 4, डी का सेकंड। हिंदी वर्जन देख लीजिए जिसको इंग्लिश में डाउट हो। ये क्वेश्चन तो इजी है, आप सॉल्व कर पाएंगे। सिक रोल की बात कौन करते हैं, टेलकट पार्सन। टेलकट पार्सन बताते हैं कि कैसे एक इंसान सिक होता है तो उसकी सोसाइटी को उसके तरफ क्या ऑब्लिगेशन रहते हैं और उसके क्या ऑब्लिगेशन रहते हैं सोसाइटी की तरफ। अगर कोई बीमार हो गया तो उसको ठीक होने का ट्राई करना चाहिए ताकि वो फिर से जल्दी ठीक होकर सोशल सिस्टम में पार्टिसिपेट कर पाए। और उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई बीमार है तो लोगों को उसके लिए दवाई वगैरह, डॉक्टर्स वगैरह अरेंज करना चाहिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो पाए, उसको रेस्ट प्रोवाइड करना चाहिए। मल्टीपल मॉडर्निटी की बात कौन करते हैं, एंथोनी गिडन्स। टाइम स्पेस, सॉरी ये गलत बता दिया मैंने। मल्टीपल मॉडर्निटी की बात कौन करते हैं, आइसेंस्टाइन। टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन। एनॉमी की बात कौन करते हैं, ये बताइए, इससे आप एलिमिनेट कर पाएंगे। एनॉमी की बात कौन करते हैं, माइल डुर्खिम। सिक रोल ए का 4 कितने में है, इसमें है, तो हम इजिली ये वाले आंसर को चूज कर पाएंगे इलिमिनेशन मेथड से, अगर आपको सारे आंसर्स ना भी पता हो। टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन देखिए, ए का 4 है। सिक रोल की बात कौन करते हैं, ट्रेल्सन पार्सन। बी का फर्स्ट, मल्टीपल मॉडर्निटी, एसन आइंस्टाइन। टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन, एंथोनी गिडन्स। फिर एनॉमी की बात कौन करते हैं, माइल डुर्खिम। सॉरी वो थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गई थी मल्टीपल मॉडर्निटी के साथ। लेट मॉडर्निटी का अगर कुछ पूछता है या कॉन्सेप्ट आता है तो हम किसके साथ जाएंगे, एंथोनी गिडन्स के साथ। हिंदी वर्जन। रोगी भूमिका के बारे में कौन बात करते हैं, टेलकट पार्सन। बहुल आधुनिकता की बात, एसन इजेंस्टेड। समय स्थान दूरीकरण की बात कौन करते हैं, एंथोनी गिडन्स। एनॉमी अनियमितता की बात कौन करते हैं,
इमाइल दुर्खिम। तो राइट आंसर हो जाएगा ए का। वहीं अगर क्वेश्चन आ जाए मॉडर्निटी, मॉडर्निटी इज एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट, तो हम क्या आंसर टिक करेंगे? जुगन हेबरमास, ना कि एंथोनी गिडन। वहीं अगर लेट मॉडर्निटी से क्वेश्चन आता है तो हम क्या टिक करेंगे? लेट मॉडर्निटी से क्वेश्चन में पूछ ले लेट मॉडर्निटी किसका है, तो क्या जाएंगे हम? गिडन्स के साथ। मल्टीपल मॉडर्निटी एसन आइंस्टाइन। कमार पे किसकी स्टडी है? एससी दुबे की। अगर आपको ये नहीं पता है तो एक बार इलिमिनेशन से सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ए का 4 किस में है? इसमें है, इसमें है, दोनों में। फिर द भील, भील किसका है? केजे सेप का। ये फैक्ट है, आपको पढ़ना पड़ेगा। द बिठौर, द वॉरलेस टीबी नायक का है, और द बिठौर किसका है? एससी रॉय का। तो ए का 4, बी का क्या है? थर्ड। ए का 4, बी का थर्ड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। सी का क्या है? सेकंड, और डी का क्या है? फर्स्ट। ये देख लीजिए एक बार, ये थोड़ा नया टाइप ऑफ क्वेश्चन है। अगर आप इसको कहीं नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, ताकि आप जब एग्जाम देने जाए तो रिवाइज कर लें। अगर इनमें से पूरे नहीं आए, सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, कभी भी एक दो पॉइंट पूछ सकता है कि द भील किसका है, द बिठौर किसका है। ठीक है, हिंदी वही है, द कमार, द भील, द बिठौर, द वॉरलेस। अब ये बताना है कि ये जो उनका मूवमेंट था ये कहाँ था। तो ज्योतिबा फुले कहाँ से रिलेट करती है? महाराष्ट्र। गुडुरु रामचंद्र राव एंड भागरेड्डी वर्मास मूवमेंट, आंध्र प्रदेश। मरगेस पिल्लाई मूवमेंट, मैसूर। और ये पेरियार नहीं, पेरियार मूवमेंट है। पेरियार मूवमेंट कहाँ से? मद्रास से। ठीक है, इसमें तो आप लोग को डाउट होगा नहीं। ज्योतिबा फुले का कहा? महाराष्ट्र। रामचंद्र राव भागीरेड्डी वर्मा का क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। पिल्लई का क्या हो जाएगा? मैसूर। परियार का क्या हो जाएगा? मद्रास। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कल्चर से रिलेट कर रहा है बेसिकली। यूनिट 3 के कल्चर टॉपिक से क्वेश्चन आया है, कल्चर, या फिर लास्ट यूनिट 10 का क्वेश्चन हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। प्रोसेस ऑफ ए कल्चर ग्रुप losing this its identity and being observed into the dominant culture। छोटी मोटी जो आइडेंटिटी है, मतलब छोटा मोटा जो कल्चर है, स्मॉल कल्चर है, वो कहीं ना कहीं बड़े कल्चर के में सबमर्ज हो जा रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो ये क्या है? एसिमिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। सेकेंड क्या है? रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंड रिस्पेक्ट ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस। हम किसी कल्चर और अपने अलग अलग कल्चर है, सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी कल्चरलिज्म, जो इंडिया में फॉलो होता है। इसकी दो थ्योरी, एक सैलेड बॉल थ्योरी है और एक मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, एक सैलेड बॉल है और एक क्या है? सैलेड बॉल, हाँ। कल्चर दैट अपोजेस, फिर मैं आपको ये बाद में बता दूंगी मल्टी कल्चरलिज्म की दो थ्योरी जो है। कल्चर दैट अपोजेस पैटर्न्स ऑफ द डोमिनेंट कल्चर, उसको क्या बोलेंगे? जो अपोज कर रहे हैं, तो काउंटर कल्चर। फिर अ स्मॉलर कल्चर विद इन अ डोमिनेंट कल्चर डिस्टिंग्विश्ड वे ऑफ लाइफ। बड़े कल्चर के अंदर एक स्मॉलर कल्चर है, उसका अलग वे ऑफ लाइफ है, तो ये किसके साथ जाएगा? सब कल्चर के साथ। हिंदी वर्जन में भी यही है। एक सांस्कृतिक समूह की पहचान खो जाना और प्रमुख संस्कृति में समाहित हो जाना, क्या हो जाएगा? एसिमिलेशन, समाकलन। हिंदी और इंग्लिश के ऑप्शन में भी अलग अलग दिए हुए हैं, तो देख लीजिएगा आप। सांस्कृतिक विविधताओं की स्वीकृति और सम्मान, क्या हो जाएगा? मल्टीकल्चरलिज्म। मल्टीकल्चरलिज्म।
विविधता, ये हो जाएगा इसका। फिर वह संस्कृति जो प्रमुख संस्कृति के पैटर्न का विरोध करती है उसको क्या बोलेंगे हम? प्रति संस्कृति, काउंटर कल्चर। भीतर एक छोटी संस्कृति, इसको हम उप संस्कृति बोलेंगे। हिमालय दुर्गम का क्या है? सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट की बात कौन करता है? दुर्कहेम। मैंने पहले भी स्लाइड पे बता चुका है। कार्ल मार्क्स किसकी बात करते हैं? क्लास स्ट्रगल की, कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को फॉलो करते थे। मैक्स वेबर सोशल एक्शन, इंटरप्रिटेटिव सोशियोलॉजी। टलकट पार्सन पैटर्न वेरिएबल। डी का 4 किस में है? 2 में है। सी का क्या है? सी का फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और बाकी इसकी सीरीज हम एग्जाम तक कंटिन्यू करेंगे ताकि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इजीली एक्सेस करके सॉल्व कर पाएं। आपको ये झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा कि कहीं से पीडीएफ डाउनलोड करें फिर एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। फिर इसमें मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे इलिमिनेशन मेथड से आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और मैं इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चंस ला रही हूँ, जैसे कि कुछ वन लाइनर बेस्ड क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन कोड बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस है, क्रोनोलॉजी। ऐसे क्वेश्चन मैं धीरे धीरे आपके पास लिए लाते रहूंगी डे बाय डे, नेक्स्ट डे पे। तो आप सॉल्व करते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, अपने आप को हाइड्रेट रखिए, और लास्ट मोमेंट में सबसे मेन पैनिक मत करिए, ताकि आप जल्दी मतलब ज़्यादा पैनिक करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, फिर आप एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो पैनिक मत करिए, फोकस्ड रहिए, पानी पीते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और फिर पैनिक नहीं होना है, एंजाइटी फील मत करिए, आपका नेट जेआरएफ अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।